नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायकाचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतपाटा, बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का आज महत्वपूर्ण टॉपिक है आइसोस्टेसी, भू संतुलन, जिसे हम समस्थिति या संतुलन की दशा आदि नामों से जानते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले समस्थिति क्या है, भू संतुलन क्या है और पृथ्वी में पाई जाने वाली समस्थिति या भू संतुलन के संबंध में सर जॉर्ज जैदी और प्राट महोदय के विचारों का हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आइसोस्टेसी क्या है। आइसोस्टेसी की परिभाषा हम देखें, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि को शामिल किया जाता है, एवं पृथ्वी की गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे झील, गर्त या समुद्र में पाई जाने वाली भौतिक स्थिरता की दशा को भू संतुलन कहते हैं, समस्थिति कहते हैं या संतुलन की दशा कहते हैं। इसको हम सामान्य अर्थों में इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो धरातल है, संपूर्ण धरातल एक समान नहीं है। इस धरातल पर कहीं पर कुछ भाग ऊपर उठे हुए हैं, कहीं पर कुछ भाग नीचे दसे हुए हैं। इसके बावजूद भी पृथ्वी के धरातल में एक संतुलन पाया जाता है और ऊपर उठे हुए भाग भी हैं, नीचे दसे हुए भाग भी हैं, और इसके साथ साथ पृथ्वी स्थिर भी नहीं है, परिभ्रमण भी कर रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। इन सब स्थितियों के बावजूद भी पृथ्वी में एक संतुलन की दशा पाई जाती है। इस संतुलन की दशा को ही हम समस्थिति या भू संतुलन या संतुलन की दशा के नाम से जानते हैं। भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो डट्टन ने किया था। डट्टन महोदय ने भू संतुलन का या आइसोस्टेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आप देखेंगे इसमें से 1889 ईस्वी में डट्टन ने भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। भू संतुलन शब्द है वो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है समस्थिति। हम डट्टन ने भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया और उसने एक क्षतिपूर्ति तल के बारे में बताया। हम इस समस्थिति को, आइसोस्टेसी को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो जगह जगह क्षतिपूर्ति तल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये क्षतिपूर्ति तल क्या है, इसके बारे में डट्टन महोदय ने एक अपने विचार दिए हैं। क्षतिपूर्ति तल, डट्टन के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम और नीचे दसे भागों का घनत्व अधिक होता है। इन सभी का भार भूगर्भ में एक रेखा के सहारे बराबर होगा, जिसे क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। क्षतिपूर्ति तल को समतोल तल या समदबाव तल के नाम से भी जाना जाता है। इसको और हम सरल भाषा में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि धरातल के ऊपर जो भाग हमें दिखाई देते हैं, इसमें जो भाग ऊंचे उठे हुए हैं जैसे पर्वत है, तो इनका निर्माण कम घनत्व वाली चट्टानों से हुआ है, और जो भाग नीचे दसे हुए हैं जैसे मैदान है या समुद्र है, झील है, गर्त है, इनका जो निर्माण है वो अधिक घनत्व वाली चट्टानों से हुआ है। उल्टा संबंध है, जितना ज़्यादा ऊंचा भाग है उसका निर्माण कम घनत्व की चट्टानों से, और जितना नीचा भाग है उसका निर्माण अधिक घनत्व वाली चट्टानों से हुआ है। लेकिन भूगर्भ में धरातल के नीचे कुछ गहराई में एक ऐसा तल है, एक रेखा है ऐसी, जिस पर ऊपर उठे हुए और नीचे दसे हुए अधिक घनत्व वाली चट्टानें और कम घनत्व वाली चट्टानों, सभी का भार है उस रेखा के सहारे सबका बराबर हो जाता है, और उस रेखा को या उस क्षेत्र को ही हम क्षतिपूर्ति तल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये क्षतिपूर्ति तल के बारे में भी कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है
और अब आगे हम एरी के विचार में, प्राट के विचार में इसका अध्ययन करेंगे। अब हम आगे देखते हैं सर जॉर्ज एरी ने इसके संबंध में क्या कहा है, उसने भू संतुलन की स्थिति के पीछे क्या तर्क दिया है। देखते हैं हम। एरी के अनुसार पृथ्वी की क्रस्ट सबस्ट्रेटम में तैर रही है। देखो, स्वेश महोदय ने पृथ्वी के धरातल से लेकर के केंद्र तक 3 परतों में बांटा, सियाल परत, सीमा परत और निम्न परत। ये जानकारी हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया, उस समय भी आपको दी है। एक दूसरा जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का जो वर्गीकरण है, भूगर्भिक धरातल से लेकर के केंद्र तक का, तो उसमें पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, धरातल का ऊपरी भाग है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है वो सबस्ट्रेटम कहलाता है। तो एरी महोदय ये मानते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग क्रस्ट है वो पृथ्वी के निचले भाग सबस्ट्रेटम पर तैर रहा है। जिस तरह से समुद्र में कोई नाव तैरती है, उसी तरह से क्रस्ट सबस्ट्रेटम में तैर रहा है। आगे उसने बताया है, जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग, लगभग 90% भाग जल में डूबा हुआ रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा इसके 10% भाग को ऊपर रहने के लिए यह जरूरी है कि उसका 90% भाग सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ हो। अब बात है हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, इसके बावजूद भी ये जो है धरातल स्थिर कैसे है, अपना संतुलन हिमालय पर्वत ने कैसे बना रखा है। तो इसके लिए एरी ने यह बताया है कि जिस तरह से नाव जब समुद्र में तैरती है तो उसका 90% भाग है वो पानी में डूबा हुआ रहता है और मात्र 10% भाग है ऊपर रहता है। तो नाव अपना संतुलन 90% भाग को जल में डुबो करके बनाती है। उसी प्रकार से हिमालय पर्वत है, वो जितना दिखाई देता है वो मात्र 10% है। 90% तो उसकी जड़ें हैं जो भूगर्भ में पाई जाती हैं, अधिक घनत्व वाले सबस्ट्रेटम में डूबी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि जो भाग अधिक ऊंचा है उसका अधिकांश भाग सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा और जो भाग कम ऊंचा है उसका कम भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा। ये एरी ने कहा है कि जो जितना ज़्यादा ऊंचा दिखाई देता है उसका उतना ही अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ है, और जो कम ऊंचा है, मैदान है, तो मैदान भी जो है वो कम गहरी है, अर्थात मैदानों की जड़ें कम गहरी, पठारों की जड़ें उनसे ज़्यादा गहरी और पर्वतों की जड़ें सबसे लंबी होती। एरी ने एक सूत्र दिया है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है जबकि उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। हम चित्र में भी देखेंगे, उन्होंने बताया है कि पर्वत, पठार, मैदान, ये जो स्तंभ कह सकते हैं इनको, इन सब का घनत्व है वो एक भूगर्भ में जाकर एक रेखा के सारे सबका घनत्व बराबर हो जाता है, लेकिन इनकी गहराई समान नहीं है। गहराई सबके अलग है। जो जितना ज़्यादा ऊंचा है उसकी गहराई उतनी ही अधिक, अर्थात पर्वतों की गहराई सबसे अधिक, पठारों की पर्वतों से कम, और मैदानों की है वो पठारों और पर्वतों से कम गहराई होती है। इसको अंग्रेजी में उसने सूत्र दिया है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, अर्थात घनत्व में समानता पाई जाती है, विद वेरिंग थिकनेस, मोटाई या गहराई में भिन्नता के साथ, अर्थात गहराई में भिन्नता है और घनत्व में यूनिफॉर्मिलिटी पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ये जो है चित्र आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बताया है एरी ने भू संतुलन को समझाने के लिए। सबस्ट्रेटम जो बताया उसने, उस पूरे सबस्ट्रेटम का घनत्व क्या है, एक समान। तो उसके लिए उसने एक पात्र लिया है, जल का पात्र, और उस जल के पात्र में समान घनत्व वाले वस्तु के टुकड़े उसमें डुबोए हैं। तो अब इसमें उन्होंने बताया है, देखो ये अलग अलग टुकड़े लिए हैं, सभी टुकड़े हैं वो लकड़ी के, वुडन पीस ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, सारे लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन सबकी वुडन लकड़ी है इसलिए सभी का घनत्व तो समान है, लेकिन अलग अलग गहराई के हैं, अलग अलग लंबाई के हैं। ये बीच वाला आप देख रहे हैं, इसमें से ये सबसे ज़्यादा लंबाई है इसकी, ये फिर उससे कम है, ये कम है, ये फिर कम होते जाते हैं, ये वाली। अब इनको यदि पानी के बर्तन में हम डुबाया जाए इन सबको, तो हम देखेंगे कि जो सबसे लंबा था, ये सबसे लंबा, ये मान लीजिए ये वाला,
धरातल से ऊपर की स्थिति होगी, ये पर्वत हो गया मान लीजिए, तो यह सबसे ऊंचा है इसके ऊंचाई पर्वत की, तो इसकी जड़ें भी क्या हैं, सबसे ज़्यादा गहरी है। सबसे कम ऊंचा ये वाला भाग है, तो इसकी जड़ें भी कम गहरी है उसमें से, यह है इसकी जड़ें भी कम गहरी है। इस तरह से उसने अपने सिद्धांत देख करके ये सिद्धांत में ये बताया है कि डेंसिटी सबकी समान है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, लेकिन गहराई में अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं एरी का सिद्धांत। अब हम एरी के सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी संकल्पना का समर्थन भी किया है, लेकिन कुछ ने इसका विरोध भी किया है। विरोध करने वालों में हम देखते हैं जो आलोचक हैं, उन्होंने कहा है यदि एरी के मत को मान लिया जाए, एरी का जो मत, ये आलोचना इसकी है, एरी के मत को मान लिया जाए तो हिमालय पर्वत की जड़ें, कितनी जड़ें होंगी हिमालय पर्वत की? हिमालय पर्वत की ऊंचाई है 4888। तो एरी ने बताया है कि जो जितना ऊपर दिखाई देता है उसका 9 भाग है वो भूगर्भ में है, अर्थात 4888 इंटू 9, तो 79,632 मीटर गहरी है हिमालय की जड़ें, 79,632 मीटर गहरी है। तो आलोचक ये कहते हैं कि इतनी गहराई पर तो तापमान इतना अधिक हो जाता है कि ये जड़ ही नहीं रह सकती है, तो पिघल जाएंगी। तो इस बात पर एरी मौन है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो है एरी के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण आलोचना है। अब हम देखते हैं इसके समर्थकों की बात। एरी का जो सिद्धांत है, जिसको हम एरी की संकल्पना या फिर इसको जड़ संकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि वो जड़ों की चर्चा करता है। जो जितना भाग ऊंचा है उसकी जड़ें भी उतनी अधिक गहरी हैं, इसलिए इसको हम जड़ संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। जड़ संकल्पना, इसकी जड़ संकल्पना। दूसरा जो है, उसने सिद्धांत में ये बताया है कि क्रस्ट है सबस्ट्रेटम में तैर रहा है, इसलिए इसके सिद्धांत को तैराव का सिद्धांत या तैराव का नियम भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है तैराव का नियम किसने दिया? सर जॉर्ज एरी ने दिया। और वो गति कर रहा है, क्रस्ट सबस्ट्रेटम में गति कर रहा है, इसलिए इसको पलवन का सिद्धांत भी कहते हैं। पलवन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इस तरह से ये तैराव का नियम, पलवन का सिद्धांत, जड़ सिद्धांत या जड़ संकल्पना है, सब सर जॉर्ज एरी के सिद्धांत या उसका जो नियम है, उसका संकल्पना है, उसी के नाम है। समर्थकों में हम देखें तो जोली और होम्स ने एरी के सिद्धांत की, एरी की संकल्पना का समर्थन किया है। जोली ने बताया है, जोली के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्रों के नीचे 10 मील मोटी असमान घनत्व वाली परत होती है। इसमें कम घनत्व वाले क्षेत्र नीचे तक हल्के पदार्थ वाले भूपृष्ठ के रूप में डूबे रहते हैं तथा अधिक घनत्व वाला भाग भारी पदार्थ से भरा होता है। 10 मील मोटी समान घनत्व वाली परत को जोली ने क्षतिपूर्ति मंडल कहा है। इसकी ये क्षतिपूर्ति मंडल है जहाँ पर सबका भार एक हो जाता है, वो डट्टन ने तो एक रेखा के रूप में माना है, उसको क्षतिपूर्ति तल कहा है उसी रेखा को, जबकि जोली कह रहा है कि नहीं, एक रेखा के रूप में नहीं है, ये 10 मील मोटा एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र को क्षतिपूर्ति मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो है सिद्धांत है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, आलोचनाओं के साथ साथ जो है इसका समर्थन भी किया जोली ने। इसी तरह से होम्स ने भी इसका समर्थन किया है। अब होम्स देखेंगे, होम्स ने क्या कहा है इसके समर्थन में। एरी की तरह होम्स ने भी स्वीकार किया है कि ऊंचे उठे भागों की रचना हल्के पदार्थों से तथा नीचे दसे भागों की रचना है भारी पदार्थों से हुई है। ऊंचे उठे भागों को संतुलित रहने के लिए उनका अधिकांश भाग अधिक गहराई तक डूबा रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होम्स ने भी एरी की जड़ की संकल्पना का समर्थन किया है। इस तरह से होम्स और जोली ने एरी के सिद्धांत की संकल्पना का समर्थन किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगली जो है प्राट की संकल्पना है उसको हम अगली क्लास में बताएंगे, अगले वीडियो में डालेंगे।